हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। और एक बार फिर से आपको बता दूँ, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से हम पढ़ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेहरबानी करके पहले वाले जितने भी वीडियोस उर्दू लैंग्वेज को लेकर जो अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, उर्दू क़वाइद को लेकर, उर्दू ग्रामर को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, बहुत पसंद आ रही होगी। इसी कड़ी में मैं आज एक बार फिर से उर्दू क़वाइद के अंदर आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है और उसका नाम है साथियों अल्फाज और उनकी किस्में। इसको लेकर आया हूँ मैं साथियों। और अब हम बिना देर के आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले हमारी जो क्लासेस हुई थी, जैसे हम जिस तरीके से हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ना, जैसे सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको वर्ण, वर्ण से फिर बनता है शब्द और शब्द से फिर बनता है वाक्य। इस तरीके से जैसे हमने उर्दू के अंदर भी, जैसे मान लो कि हम छोटी से छोटी इकाई होती है ना, वो हर्फ होती है, फिर अल्फाज, हर्फ के आगे जस्ट अगली वाली, जैसे मान लो कि लफ्ज़ होता है, फिर लफ्ज़ से अल्फाज होता है, अल्फाज से फिर जुमला होता है। इस तरीके से हम उर्दू ग्रामर के अंदर भी एक एक करके इनको समझते हैं। तो आज हमारी क्लास है साथियों, वो है हर्फ और उनकी किस्में। तो सबसे पहले हम समझेंगे साथियों भाई, आज हमारी जो क्लास है वो है अल्फाज और उनकी किस्में। अल्फाज के अंदर अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन करें, अगर इसको अच्छे से समझें, अल्फाज की व्याख्या करें, तो हमें अल्फाज के 3 रूप सामने आते हैं। यानी कि अल्फाज की कितनी किस्में? मुख्य तौर पर 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? मुफरिद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज और साबिक़ा लाहिका। फिर साथियों, इस चार्ट को इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। इस चार्ट को आप, इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो 1 या 2 बार या 3 बार देख लेना। और इस चार्ट को देखते ही आपके ये पूरा अल्फाज का पूरा आपका जो मटेरियल है पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे अल्फाज की मुख्य ख़ास तौर पर 3 किस्में हैं, मुफरिद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज और साबिक़ा लाहिका। फिर जो साथियों आपके जो मुरक्कब अल्फाज है, मुरक्कब अल्फाज की भी 2 किस्में हैं। मुरक्कब अल्फाज को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। अब मुरक्कब नाक़िस जो है आपके साथियों, इसके भी 2 भाग हैं, इसकी भी 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। यानी कि अगर इस तरीके से हम इस चार्ट को दिमाग में रखें तो सबसे पहले अल्फाज की 3 किस्में हैं। अल्फाज की 3 किस्में हैं, मुफरिद, मुरक्कब और साबिक़ा लाहिका। फिर मुरक्कब को 2 भागों में बांटा गया है, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। और फिर नाक़िस को भी 2 भागों में बांटा गया है, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। तो ये चार्ट समझ में आ गया साथियों। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है साथियों मुफरिद अल्फाज। मुफरिद अल्फाज क्या होते हैं, बड़ा ध्यान से समझना है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसको आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले समझते हैं मुफरिद अल्फाज कौन से होते हैं। मुफरिद अल्फाज यानी कि वो अल्फाज जो अकेले और सादा हो, यानी ऐसे अल्फाज जिनकी हैसियत एक इकाई की होती है और मुफरिद अल्फाज में दूसरे लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, फिर भी ये लफ्ज़ पुरमाना होते हैं, यानी कि मानेदार होते हैं, जिसका कोई ना कोई माना होगा और उसका जो भी मुफरिद अल्फाज होते हैं उसका माना हमारे समझ में आ जाएगा। यानी कि वापस देखो आप, मुफरिद अल्फाज कौन से होते हैं? जो अकेले होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है, और सादा होंगे, और ऐसे अल्फाज जिनकी हैसियत एक इकाई के रूप में होते हैं वो, और मुफरिद अल्फाज में दूसरे लफ्ज़ नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखना साथियों, मुफरिद अल्फाज में दूसरे लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, फिर भी ये लफ्ज़ पुरमाना होते हैं, यानी कि उसका माना हमारे समझ में आ जाएगा उस लफ्ज़ का। अगर जिस लफ्ज़ का
जिसमें कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला हुआ हो और उसका माना हमारे समझ में आ रहा है, तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा? मुफरिद अल्फाज होंगे। जैसे मिसाल देखें साथियों, किताब, लड़का, घोड़ा, कलम वगैरह, ये अपने आप में एक एक लफ्ज़ हैं और इसमें कोई दूसरा लफ्ज़ भी नहीं मिला हुआ और इसका माना भी हमारे समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई लफ्ज़ हमारे सामने आए तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा? मुफरिद अल्फाज होगा। जैसे एक और मिसाल देखें हम, अहमद ने किताब पढ़ी। अहमद ने किताब पढ़ी पूरा एक वाक्य है, पूरा एक जुमला है। ये उर्दू के अंदर जुमला बोलते हैं वाक्य को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, अहमद, किताब और पढ़ना, ये तीनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। तीनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, तीनों अलग अलग मायने में यहाँ आए हैं। तो ये इस तरीके से अगर हमें पूछ लें कि भाई पूरे इस जुमले के अंदर लफ्ज़ कौन सा है, तो आपके देखो, अहमद किसी लड़के का नाम है, किताब जो पढ़ने वाली है, किताब जिसको पढ़ा जाता है, और पढ़ना एक फ़ेल है, क्रिया है। तो इसका मतलब एक एक करके, यानी कि जो अकेले हों और सादा हों, ऐसे अल्फाज मुफरिद अल्फाज कहलाते हैं। सभी अल्फाज मुफरिद हैं, इनमें कोई दूसरा लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं है। इस मिसाल के अंदर हम देखें, अहमद ने किताब पढ़ी, तो इसके अंदर देखो, अहमद भी अलग है, किताब भी अलग है और पढ़ना भी अलग है। तो इसका मतलब अगर कोई दूसरा लफ्ज़ किसी, यानी कि एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ ना मिला हुआ हो और वो लफ्ज़ जो है वो बामाना हो, माने के साथ हो, तो वो कौन सा लफ्ज़ होता है? मुफरिद लफ्ज़ होता है। समझ में आ गया साथियों? अब हम बढ़ते हैं आगे, मुरक्कब अल्फाज। अब देखना साथियों, मुफरिद अल्फाज में शर्त क्या थी कि एक लफ्ज़ होगा और वो भी बामाना होगा, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला होगा। लेकिन मुरक्कब लफ्ज़ क्या कहता है? मुरक्कब अल्फाज कौन से होंगे? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, यानी ऐसे दो लफ्ज़ जो बामाना हो, माने के साथ हो, यानी जिनका कोई ना कोई माना हो, और इनके मिलने से जो नया लफ्ज़ बनाया जाए उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मिसाल देखें साथियों, हिंदुस्तान, इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं और मुरक्कब अल्फाज की शर्त भी यही है कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए। मुफरिद अल्फाज में सिर्फ एक लफ्ज़ होगा, मुरक्कब अल्फाज में दो लफ्ज़ होंगे, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान, एक इस मिसाल देखें हम, इसमें दो लफ्ज़ कौन कौन से? हिंदू प्लस स्तान, ये अलिफ नहीं है साथियों, यहाँ पर सिर्फ सीन ते अलिफ नून स्तान, ये इस तरीके से हिंदुस्तान का स्तान। और खूबसूरत, इसके अंदर दो लफ्ज़ कौन से हैं? खूब प्लस सूरत। यानी कि इसका मतलब ये हुआ साथियों, मुफरिद और मुरक्कब के अंदर देखो, मुफरिद के अंदर आप इतना याद रखो, एक ही लफ्ज़ होगा, ठीक है, और वो एक लफ्ज़ बामाना होगा, उसके अंदर कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला होगा। और मुरक्कब के अंदर, मुरक्कब का माना भी होता है साथियों मिलना, तो मुरक्कब के अंदर दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिले हुए होंगे, ठीक है, और ये दोनों लफ्ज़ मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा? मुरक्कब अल्फाज। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, मुरक्कब अल्फाज की भी दो किस्में हैं, और कौन कौन सी हैं वो? मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। अब ये क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं इनको। मुरक्कब ताम क्या होता है साथियों? एक ऐसा जुमला जिसमें मुरक्कब अल्फाज खूब समझ में आ जाए, यानी कि पूरी बात समझ में आ जाए। जो भी वाक्य होता है, जो भी जुमला होता है, और उसके जो जुमला होता है, अगर उसकी पूरी बात, उस जुमले की पूरी बात अगर हमारे समझ में आ जाती है, तो वो मुरक्कब ताम है। जैसे मिसाल देखें साथियों, अहमद बाज़ार गया। अब इससे हमें पूरी बात का अर्थ या मीनिंग मालूम हो रहा है कि भाई अहमद जो है वो बाज़ार गया है। और दूसरी मिसाल देखें, ये घर मेरा है, तो यहाँ पर भी पूरी बात समझ में आ रही है हमारे। और ये साजिद की कलम है, तो इसमें भी पूरी बात समझ में आ रही है। यानी कि मुरक्कब जुमले की शर्त क्या है? सबसे पहले तो मुरक्कब जुमला जिसमें दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे, और उसकी दो किस्मों में मुरक्कब ताम का जो किस्म है वो क्या कहती है? यानी कि एक ऐसा जुमला होगा जिसमें मुरक्कब अल्फाज भी हमारे समझ में आएंगे, प्लस वो जो पूरी बात है वो हमारे समझ में आ जाएगी। यानी कि पूरे सेंटेंस का, पूरे जुमले का, पूरे वाक्य का मीनिंग जो है वो हमारे समझ में आना चाहिए, मुरक्कब ताम कहलाता है वो। अब मुरक्कब नाक़िस देखो साथियों, मुरक्कब नाक़िस किसे कहेंगे?
ऐसे अल्फाज जो मिलकर बनाए जाएं लेकिन इनसे बात मुकम्मल ना हो। दोनों इसका उल्टा है साथियों। जो अभी हमने इससे पहले मुरक्कब ताम पढ़ा था ना, मुरक्कब ताम, ये इसका उल्टा है। इसमें तो मुरक्कब ताम में तो पूरी बात जो है वो पूरी बामाना हो, यानी कि हमें पूरी बात समझ में आनी चाहिए, पूरा जुमला हमारे समझ में आना चाहिए। लेकिन मुरक्कब नाकिस क्या कहता है? ऐसे अल्फाज जो मिलकर बनाए जाएं लेकिन इनसे बात मुकम्मल भी ना हो और बात वाज़े भी ना हो, यानी कि बात का जो मीनिंग है वो पता भी ना चलता हो कि क्या बात है, पूरी समझ में नहीं आए, ऐसे अल्फाज मुरक्कब नाकिस कहलाते हैं। जैसे मान लो कि मिसाल देखें हम, काली बकरी। अब इसमें दो लफ्ज़ तो ज़रूर हैं भाई, दो लफ्ज़ तो होने ज़रूरी है। क्यों होने ज़रूरी है? क्योंकि ये जो मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, हम किसकी मिसाल पढ़ रहे हैं? हम मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल पढ़ रहे हैं, मुरक्कब लफ्ज़ की किस्में पढ़ रहे हैं। तो मुरक्कब की पहली शर्त तो ये है कि भाई इसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले लफ्ज़ होने चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हमें पूरी बात समझ में आ जाए तो वो मुरक्कब ताम है। अगर हमें पूरी बात समझ में नहीं आ जाए, समझ में नहीं आए, पूरी जुमला समझ में नहीं आए, तो वो मुरक्कब नाकिस है। जैसे यहाँ पर काली बकरी। अब यहाँ पर देखो काली बकरी, अब क्या है, आगे बात समझ में आ रही है कि आपके काली बकरी खो गई है या मिल गई है या कहीं चली गई है या किसकी काली बकरी है? यहाँ पर आगे बात कुछ आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई काली बकरी क्या है, कहीं खो गई है या कहाँ किसकी है? अगर इस बात का अगर हमें अंदाज़ा नहीं है, माना समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? मुरक्कब नाकिस। इसी तरीके से अगली मिसाल देखें, जैसे सफ़ेद गाय। अब सफ़ेद गाय किसकी है, कहाँ है, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है हमें। इसी तरीके से पीली दीवार और सुर्ख पत्थर। अब सुर्ख पत्थर कहाँ है, किसका है, कैसा है, किसका है और कहाँ पर है, पूरी बात हमें मालूम नहीं चल रही है। तो मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में इतना ही फ़र्क है साथियों, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। भाई मुरक्कब के अंदर दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ होने चाहिए। अब मुरक्कब ताम में पूरा जुमला या पूरा वाक्य हमारे समझ में आना चाहिए, तो वो मुरक्कब ताम है। और मुरक्कब नाकिस में दो लफ्ज़ तो होंगे, लेकिन अगर उससे हमें पूरी बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा है, पूरी बात का माना हमारे नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? मुरक्कब नाकिस। समझ में आ गया साथियों? अब आगे बढ़ते हैं साथियों। मुरक्कब नाकिस भी दो तरह के होते हैं। मुरक्कब नाकिस की भी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सी? मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। देखो साथियों, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, आप एक दो बार इसको साथ में मेरे पढ़े। मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। अब ये क्या होते हैं साथियों, एक एक करके हम समझते हैं इसको भी। मुरक्कब इम्तिज़ाजी का मतलब होता है दो ऐसे लफ्ज़ मिलाकर मुरक्कब बनाना जो मिलकर एक हो जाएं, और अगर इनको अलग अलग किया जाए तो इनका असल माना भी ज़ाहिर हो जाए। वापस देखो साथियों, दो ऐसे लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब बनाना जो मिलकर एक हो जाएं, एक लफ्ज़ बनाएं, और अगर इन दोनों लफ्ज़ों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो इनका असल माना भी ज़ाहिर हो जाए। यानी कि इन दोनों लफ्ज़ों को जो आप मिलाकर मुरक्कब इम्तिज़ाजी बना रहे हो, इन दोनों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो भी इन दोनों का अपने आप में एक माना होगा। जैसे मिसाल देखें हम, हिंदुस्तान, यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं साथियों, हिंदू प्लस स्थान। तो अगर इनको इन दोनों लफ्ज़ों को हमने मिलाया तो एक लफ्ज़ क्या बन गया? हिंदुस्तान। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे हम तो देखो दोनों का भी माना है। हिंदू मतलब एक धर्म का नाम है, स्थान मतलब कोई जगह का नाम है। इसी तरीके से देखो निज़ामाबाद, अगर इन दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा है तो एक माना हो जाएगा निज़ामाबाद, पूरा एक शहर का नाम है, ठीक है। और अगर इनको हम अलग अलग करेंगे तो निज़ाम प्लस आबाद, ये अपने आप में दोनों का माना है। समझ में आ गया साथियों? यानी कि मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो होते हैं जिसके अंदर दो लफ्ज़ों को अगर आप मिलाओगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा और अलग माना होगा उसका। लेकिन अगर आप जब इनको अलग अलग करोगे इन्हीं दोनों लफ्ज़ों को, तो अपने आप में इन दोनों लफ्ज़ों का भी एक माना होगा। यानी बेमाना नहीं होगा, बिना माने का कोई लफ्ज़ नहीं होगा इसके अंदर। इन दोनों लफ्ज़ों को आप अलग अलग कर दोगे तो इनका भी कोई ना कोई माना होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? मुरक्कब इम्तिज़ाजी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। ऐसे दो अल्फाज जो खुद अपनी पहचान रखते हों, ऐसे दो अल्फाज जो खुद अपनी पहचान रखते हों और वो दोनों मिलकर भी मुरक्कब बन जाते हैं,
और वो मिलकर भी दोनों मुरक्कब बन जाते हैं और इनकी असल हालत में कोई तब्दीली भी नहीं की जाती। ध्यान से समझना साथियों, वापस बोल रहा हूँ मैं, ऐसे दो अल्फाज जो ख़ुद अपनी पहचान रखते हो, दोनों अल्फाज अपने आप में एक अलग पहचान रखते हों और प्लस दोनों मिलकर भी मुरक्कब बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको इम्तिजाजी से अलग करेगी इस जुमले के अंदर, वो क्या है? इनकी असल हालत में कोई तब्दीली नहीं की जाती। जैसे मिसाल देखें साथियों, खुशबू, तो खुश प्लस बू, गुलदान, गुल प्लस दान, इबादत खाना, इबादत प्लस खाना। अब यहाँ पर देखो साथियों, हिंदुस्तान के अंदर जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना निज़ामाबाद, इसके अंदर हिंदुस्तान, इसके अंदर जैसे आप इनको अलग अलग करोगे ना तो इनका अपने आप में अलग माना है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, गुल प्लस दान प्लस इबादत प्लस खाना। अब देखो यहाँ पर गुल अलग लफ्ज़ है, दान अलग लफ्ज़ है, इबादत अलग लफ्ज़ है पूरा का पूरा, खाना अलग लफ्ज़ है। यहाँ पर खुशबू साथियों इस तरीके से लिखना था, खुशबू। अगर इसको आप अलग करके भी लिखोगे ना तो देखो इसकी जो हालत है, इसकी जो बनावट है वो मतलब पूरा अगर एक साथ बोलोगे नाम तो भी वही रहेगा और अगर एक एक करके बोलोगे तो भी वही रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि जब आप मुरक्कब इम्तिजाजी के अंदर किसी लफ्ज़ को बोलते हो, अगर आप अलग अलग करके बोलते हो तो उसके बोलने की जो हालत है, जो शक्ल है, उसमें चेंजेस आ जाएगा। जैसे आप इस तरीके से बोलते हो ना हिंदुस्तान, और एक साथ बोलते हो तो हिंदुस्तान। निज़ाम आबाद अलग अलग बोल रहे हो ना तो अलग अलग माना जा रहा है। निज़ामाबाद एक साथ बोल रहे हो तो ऐसा लगेगा। लेकिन मुरक्कब गैर इम्तिजाजी का जो लफ्ज़ होता है साथियों, अगर आप उसको अलग अलग बोलोगे तो भी वही शक्ल आएगी और एक साथ बोलोगे तो भी उसकी असली हालत में कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे आप खुशबू, अगर आप इसको एक साथ बोलोगे तो भी यही इसकी हालत सामने आएगी आपके। और गुलदान, गुलदान आप अगर एक साथ बोल रहे हो तो भी इसकी यही हालत होगी और अलग अलग बोलोगे तो भी इसकी यही हालत होगी। अब जैसे इबादत खाना है तो इबादत खाना एक साथ बोलो और अलग अलग करके बोलो इबादत खाना। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर इसकी जो असली हालत है इसमें कोई तब्दीली आई क्या? यहाँ पर नहीं आई है ना। तो आप मुरक्कब इम्तिजाजी और गैर इम्तिजाजी में इतना ही समझना कि भाई मुरक्कब इम्तिजाजी के अंदर जो लफ्ज़ होता है उसके अंदर तब्दीली आती है, इसकी हालत में तब्दीली आएगी, और मुरक्कब गैर इम्तिजाजी में उसके जुमले में, उसके लफ्ज़ में किसी भी तरह की तब्दीली भी नहीं आती है। इतना ही समझना साथियों इन दोनों के अंदर, फ़र्क के अंदर। फिर देखें, एक लाइन लगा कर लिखें आप कि भाई इन मुरक्कब अल्फाज में अलग अलग लफ्ज़ लिखा गया है जो अपनी हैयत यानी कि अपनी बनावट नहीं बदलते हैं, फिर भी दोनों मिलकर एक नया मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं। कहने का मतलब है साथियों कि भाई अगर इन मुरक्कब अल्फाज में, जैसे आप इबादत खाना, इबादत अपने आप में एक अलग लफ्ज़ है, खाना एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक नया लफ्ज़ बना देते हैं जो कि मुरक्कब लफ्ज़ माना जाता है। तो इस तरीके से साथियों आज हमने जो इसका जो तीसरा लफ्ज़ की जो तीसरी किस्म है, अल्फाज की जो तीसरी किस्म है साबिका लाहिका, वो एक आपके अलग टॉपिक है और बड़ा विषय है। उसको हम अगले वीडियो के अंदर अच्छे से उसका स्टडी करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम देखते हैं उसको। ये चार्ट आपके सामने रखा है, इस चार्ट को आप थोड़ा सा अगर ध्यान से अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में लाएं कि भाई हमने आज क्या पढ़ा, अल्फाज और उनकी किस्में पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अल्फाज को पढ़ा था और अल्फाज की हमने 3 किस्में पढ़ी थी, मुफरिद, मुरक्कब और ये साबिका लाहिका। ये हम कल पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर। ठीक है साथियों, हमने आज मुरक्कब और मुफरिद और मुरक्कब अल्फाज का स्टडी किया था। उसके बाद में हमने मुरक्कब अल्फाज की 2 किस्में पढ़ी थी, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ठीक है, इसमें भी 2 लफ्ज़ होते हैं, लेकिन माने का जो फ़र्क है इसमें बा माना, और इसके अंदर अलग अलग करेंगे तो हमें दूसरा लफ्ज़ लाना पड़ेगा। और इसकी फिर हमने मुरक्कब नाकिस, इसकी भी 2 किस्में हैं, मुरक्कब इम्तिजाजी और मुरक्कब गैर इम्तिजाजी। मुरक्कब इम्तिजाजी के अंदर आप जैसे 2 लफ्ज़ लाओगे ना तो उसकी हालत या बनावट के अंदर आपके परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। लेकिन मुरक्कब गैर इम्तिजाजी के जो भी आप 2 लफ्ज़
लाओगे और उससे एक नया लफ्ज़ बनाओगे ना उन दो लफ्ज़ों से, तो उन दोनों लफ्ज़ों की जिससे आप दो लफ्ज़ ला रहे हो, ये इन दो लफ्ज़ हैं, यहाँ पर इन दोनों लफ्ज़ों की आप बनावट भी अलग अलग करोगे ना, तो भी इनकी जो असली हालत है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुरक्कब गैर इम्तिजाजी होगा। और जब हालत में तब्दीली आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है उन दोनों लफ्ज़ों में, तो मुरक्कब इम्तिजाजी। जैसे हिंदुस्तान, मैंने बोला था ना, हिंदुस्तान, तो हिंदू प्लस स्तान दोनों अलग अलग हैं, इनकी हालत में भी तब्दीली हो रही है। लेकिन इबादत खाना, इबादत को और ख़ाना को अलग अलग करो, इनकी हालत और तब्दीली वही रहेगी, तो यहाँ पर मुरक्कब गैर इम्तिजाजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग पहली बार रीट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। लाइक ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।